जब भी हमारे शरीर का कोई भी अंग या कोई भी हिस्सा हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसे पैरालिसिस कहा जाता है। पैरालिसिस के पेशेंट में देखेंगे तो वो अपना हाथ अपना पैर मूव नहीं कर पाएगा। पैरालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो 100 में से 80% रिकवर हो जाता है। उठिए, पैरालिसिस हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। हम थक हार के बैठ जाते हैं तो ब्रेन तो ऑटोमेटिकली वर्क करना ही बंद कर देगा। जिस अंग में वो सर्कुलेशन जानी चाहिए वहाँ नहीं जा पा रही है तो उस वजह से वह अंग काम करना बंद कर देगा। जो पैरालिसिस का पेशेंट होगा वो अपनी आंखें चुराएगा, वो ठीक से बोल नहीं पाएगा। जब हमारी दिनचर्या बिल्कुल प्रॉपर रहेगी, हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अपनी दिनचर्या को फॉलो करेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं आएगी। जब टंग ट्विस्ट हो गई है तो धीरे धीरे उसका चेहरा भी टेढ़ा होने लग जाता है। जैसे पैरालिसिस हुआ, अफीम दे दीजिए, पर अफीम हर पैरालिसिस में काम नहीं करती। आयुर्वेदिक शास्त्रों में अधिक दवाइयों और जड़ी बूटियों का वर्णन मिलता है जिनसे कि पैरालिसिस का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। आज का हमारा विषय जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है पैरालिसिस, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे पास एक बेहद ख़ास शख्सियत मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर दमनदीप जी। आप BAMS हैं, साथ में आयुर्वेद और पंचकर्मा के स्पेशलिस्ट भी हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दमन, पैरालिसिस के बारे में समाज में बहुत कुछ प्रचलित है, और एक चीज़ जो सामने आती है वो ये है कि अब ये हो गया तो अब तो जीवन बेकार है, और यहाँ तक भी है कि वो जीवन जो बेहद अनमोल है उसको लेकर जिसको ये हो जाए वो भी निराश होता है और उसका परिवार भी निराश होता है। तो उस निराशा में घिरने से पहले अगर हम ये थोड़ा समझ पाएँ कि पैरालिसिस क्या है, क्यों है, कैसे है, तो हम ये जान पाएँ कि एक स्वस्थ जीवन कैसे जी सकते हैं, और फिर अगर ये हो भी जाए तो क्या उससे निकलना संभव है। इन सब बातों के बारे में आपसे जानेंगे। पहले शुरुआत करते हैं कि पैरालिसिस आपकी नज़र में आप कैसे देखते हैं। पैरालिसिस बेसिकली व्हाट इट इज जी। पैरालिसिस शरीर के किसी भी हिस्से का कमज़ोर हो जाना, उसे पैरालिसिस कहा जाता है। वो चाहे आपका हाथ हो सकता है, आपका पाँव हो सकता है, आपका चेहरा हो सकता है। जब कोई भी अंग, शरीर का कोई भी हिस्सा हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, हम उसे अपने अकॉर्डिंग मूव नहीं कर पाते, उसे पैरालिसिस कहा जाता है। ये मेरा हाथ है, मैं इसे मूव कर पा रहा हूँ, मतलब मैं नॉर्मल हूँ। अगर हम यही पैरालिसिस के पेशेंट में देखेंगे तो वो अपना हाथ अपना पैर मूव नहीं कर पाएगा। पैरालिसिस आम भाषा में इसे लकवा, पक्षाघात भी कहा जाता है। अधरंग भी कहते हैं। अधरंग भी से ही कहा जाता है। अधरंग उत्तर भारत में कहा जाता है, हमारे यहाँ पर आम लकवा या पक्षाघात आपको सुनने को मिलेगा। ठीक। पक्षाघात यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, पक्ष आघात। पक्ष यानी कि शरीर का एक हिस्सा, फिर चाहे वो आपका हाथ हो, आपका पैर हो, आपका चेहरा हो, उसने काम करना ही बंद कर दिया। हम मोस्टली पैरालिसिस पेशेंट में देखते हैं कि उनकी एक साइड वर्क ही नहीं कर रही होती, किसी पेशेंट की लेफ्ट साइड बिल्कुल ही काम नहीं कर रही होती है। तो वो क्या है? वो पक्षाघात है, जिसे कि मॉडर्न लैंग्वेज में हेमिप्लेजिया भी कहा जाता है। तो अगर मैं सरल भाषा में बात करूं तो जब भी हमारे शरीर का कोई भी अंग या कोई भी हिस्सा हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसे पैरालिसिस कहा जाता है। और जबकि हम कहते हैं कि हम अपनी बॉडी या शरीर को बनाने के लिए कभी भागते हैं, कभी एक्सरसाइज करते हैं, कभी जिम जाते हैं, और देखने में अब तो ये आ रहा है कि इवन जिम के अंदर भी जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिटनेस की बहुत अपनी ख्याल रखते हैं, उनको भी ऑल ऑफ ए सडन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जीवन ऐसा लगता है जैसे ठहर सा गया है। ऐसे में अगर ये चीज़ होती है तो उसमें सबसे पहले हमें उसका क्या लक्षण, या आप कैसे समझते हैं कि शुरुआत क्या एकदम से होती है या कि इसकी बहुत लंबी एक प्रक्रिया रहती है। पैरालिसिस के बेसिकली दो कारण मुख्य रहते हैं। एक पहला कारण जो मुख्य देखा जाता है, जो कि रक्तवाहिनियाँ, आर्टरीज यानी कि जो हमारे मस्तिष्क को ब्लड सप्लाई दे रही हैं, उनका फट जाना। ये मोस्टली आपने देखा होगा एक्सीडेंटल केस में या बीपी अधिक बढ़ जाने से। उनके फट जाने से जो हमारे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है हमारे ब्रेन को, वो नहीं हो पा रहा है। जब वो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रही है, जितनी सर्कुलेशन चाहिए, तो हमारा ब्रेन उतना रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। जिस अंग में वो सर्कुलेशन जानी चाहिए वहाँ नहीं जा पा रही है, तो उस वजह से वह अंग काम करना बंद कर देता है। इसका एक दूसरा कारण देखा जाए, जो मुख्य कारण भी रहता है, जो रक्तवाहिनियाँ हमारे मस्तिष्क को रक्त प्रदान कर रही हैं, उनमें कई बार ब्लॉकेज, कई बार क्लॉट, हमने अक्सर सुना होगा ब्रेन क्लॉट हो गया,
वो ब्रेन क्लॉट क्यों हो रहा है? खून का थक्का? खून का धक्का, बिल्कुल। ब्रेन क्लॉट होने की वजह से ब्रेन क्लॉट हो गया तो जितना रक्त हमारे दिमाग को जाना चाहिए, हमारे मस्तिष्क को जाना चाहिए, वो नहीं जा पा रहा है। हुँ, तो जब वो नहीं जा पा रहा है तो वो धीरे-धीरे हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। हुँ, द थिंग इज़ आज हमारे ब्लड प्रॉपर फ्लो हो रहा है तो आज हम वेल एंड गुड हैं। अगर यही प्रॉपर ब्लड फ्लो ना हो तो धीरे-धीरे शरीर में कमज़ोरी आनी, किसी भी एक अंग का रुक जाना, वो लक्षण आपको दिखाई देंगे। हुँ। तो अब आते हैं कि चलिए ये तो आपने कारण बताया कि किस-किस तरह से ये हो सकता है ब्लड की जो फ्लो है उसमें गड़बड़ आने की वजह से। अब आते हैं कि इसको पहचाना कैसे जाए? अगर ये शुरुआती लक्षण हमें कहीं-कहीं अपने आस-पड़ोस में, अपने किसी रिश्तेदार में, किसी भाई-बहन, दोस्त में नज़र आने शुरू हों, तो हम कैसे पहचानें कि ये पक्षाघात की तरफ जा रहा है? जो हम सबसे मुख्य कारण देखते हैं या जो मुख्य लक्षण देखते हैं वो ये है जब हम दोनों आमने-सामने बात कर रहे हैं, हुँ, हम एक-दूसरे से आँखें में आँखें मिला पा रहे हैं। हुँ, जो पैरालिसिस का पेशेंट होगा वो अपनी आँखें चुराएगा, अच्छा। वो ठीक से बोल नहीं पाएगा। हुँ, अगर आपने कभी भी किसी भी पैरालिसिस पेशेंट की टंग निकाल के देखी होगी तो उसकी टंग हल्की सी ट्विस्ट ले लेगी। ओह! टंग ट्विस्ट आ गई, टंग ट्विस्ट आने की वजह से सबसे पहला लक्षण ये देखा जाता है। जब टंग ट्विस्ट हो गई है तो धीरे-धीरे उसका चेहरा भी टेढ़ा होने लग जाता है। हुँ, आपने अक्सर देखा होगा पैरालिसिस के पेशेंट में उनका चेहरा टेढ़ा हो जाता है, बाजू में कमज़ोरी आ जाती है, धीरे-धीरे वो पूरे शरीर में कमज़ोरी आ जाती है और कई बार एक साइड पूरी की पूरी ही जाम हो जाती ओह! है। तो इस तरह से फिर हम पहचान सकते हैं कि ये उस बिल्कुल, तरफ जा रहा है थोड़ा। बिल्कुल। चलिए अब हमने मान लिया कि ये लक्षण अगर आ गए, तो उस समय इमीडिएटली जैसे हम फर्स्ट एड कह देते हैं, हमें क्या करना चाहिए अगर कोई पेशेंट एकदम से हमारे सामने पक्षाघात की तरफ जा रहा है, उसको ऐसा अटैक हो रहा है, स्ट्रोक हो रहा है, तो सामने वालों का क्या फ़र्ज़ बनता है? वो क्या करें? जो मेन फ़र्ज़ बनता है बेसिकली हमारे यहाँ पे एक मिथ बहुत प्रचलित है कि जैसे ही पैरालिसिस हुआ अफ़ीम दे दीजिए, हुँ, पर अफ़ीम हर पैरालिसिस में काम नहीं करती है। अच्छा। जो बेसिकली हमारा फ़र्ज़ बनता है हम पेशेंट को उठाएँ और हॉस्पिटलाइज़ करें। हुँ, हुँ, एक बार तो हमें हॉस्पिटलाइज़्ड होना ही ज़रूरी है। द थिंग इज़ हमें ये पता चलता है कि वो पैरालाइज़ हो क्यों रहा है। वो ब्रेन क्लॉट की वजह से हो रहा है, हेमरेज की वजह से हो रहा है, इन्फाक्शन की वजह से हो रहा है। तो बेसिकली हमारा पहला फ़र्ज़ तो यही बनता है जब भी हम किसी पैरालाइज़ के पेशेंट को देखते हैं तो उसे एक बार हॉस्पिटल ज़रूर लेके जाएँ। हुँ, हुँ। अब आते हैं कि अब जितनी चीज़ें आपने बताई हैं, वो बहुत बढ़िया है। अब जो आपका फ़ील्ड है, जिसे हम कहते हैं आयुर्वेद, जी, तो जी। आयुर्वेद में इस पक्षाघात को कैसे देखा गया है? और क्या जैसे एलोपैथी में उपचार है, क्या वही उपचार है? या एलोपैथी के इतर जो आपका आयुर्वेद है, वो कुछ अलग तरीके से इसको देखता है? देखिए आपने नाम ही आयुर्वेद ले भी दिया। जी, आयुर्वेद का मकसद ही है आयुर्वेद। जी। और अगर हम पक्षाघात की बात करें तो आयुर्वेद में इसे वात व्याधि कहा जाता है। आयुर्वेद में बेसिकली इसे वात अवरुद्ध व्याधि माना गया है, जो कि वात के अवरुद्ध होने से ही पैरालिसिस के लक्षण देखने को मिलते हैं। पंचकर्मा में जैसे कि हम सब जानते हैं वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती, रक्त मोक्षण, ये पांचों ही पैरालिसिस के बहुत अच्छे उपचार हैं। और इनके अलावा हमें आयुर्वेदिक शास्त्रों में अधिक दवाइयों और जड़ी बूटियों का वर्णन मिलता है ठीक। जिनसे कि पैरालिसिस का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। बट अगर मैं इसमें आपको एक बात कहना चाहूँगा, दवाइयाँ लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। बिल्कुल उसके कंसल्टेशन से ही लेनी चाहिए जी ना? बिल्कुल। अच्छा अब इसके बारे में ये कहा जाता है कि अब तो ये हो गया तो अब तो सारी उम्र इसी तरह से जीना पड़ेगा। हमें कहा जाता है कि आप फ़िज़ियोथेरेपी थोड़ा-थोड़ा करवाओ, ये करो, वो करो, लेकिन आदमी हिम्मत हार जाता है। ये बहुत सारे केसेज़ में देखा गया। आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप कैसे देखते हैं कि क्या ये वाक़ई रिकवर हो जाता है? पैरालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो 100 में से 80% रिकवर हो जाता है। अच्छा जी। बट जो हमारे समाज में एक सोसाइटी में जो बना हुआ है कि पैरालिसिस हो गया अब तो ये ठीक हो ही नहीं सकता है, हुँ, वो आदमी की विल पावर को गिरा देते हैं। हमें वो नहीं करना है। हर एक चीज़ का आयुर्वेद में हर एक चीज़ का इलाज है, तो हमें अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है। उठिए, पैरालिसिस हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। हुँ, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उठिए, मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जितनी कर पा रहे हैं उतनी कीजिए, पर करिए तो सही। हुँ, पैरालिसिस बेसिकली हो क्यों रहा है? हमारे ब्रेन से सिग्नल नहीं मिल रहे। हम थक हार के बैठ जाते हैं, तो ब्रेन तो ऑटोमेटिकली वर्क करना ही बंद कर देगा। जब हमारे ब्रेन ने वर्क करना ही बंद कर दिया, तो सिग्नल्स आएँगे कैसे? तो हमें ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए कोई ना कोई एफर्ट तो ज़रूर करना पड़ेगा। चाहे आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी बहुत मूवमेंट कीजिए, कुछ भी करिए, पर थक हार के बैठने से कुछ भी नहीं होगा। हुँ।
इसका मतलब हिम्मत नहीं हारनी है। बिल्कुल। और क्या इसमें कोई टाइम फ्रेम भी रहता है कि इतने समय में आप रिकवर कर सकते हैं, या कि ये पेशेंट और डॉक्टर के ऊपर है कि कितनी जल्दी वो और कितनी एफर्ट के साथ काम करते हैं? अगर मैं आपको सही बात बताऊँ तो वो बेसिकली पेशेंट की विल पावर और डॉक्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है। पेशेंट की विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो कितनी जल्दी अपने आप को ठीक होना देखना चाहता है। सारा का सारा पेशेंट की विल पावर पे डिपेंड करता है। और अगर डॉक्टर की बात करूँ तो डॉक्टर उसे क्या दवाई दे रहा है और किस हिसाब से पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, तो उस पे डिपेंड करता है। बट द थिंग इज़, अगर हम बात करें कि पैरालिसिस के पेशेंट ठीक नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो पैरालिसिस के हैं और आज वो अपना ठीक भी हैं, अपनी जीवन शैली आराम से जी रहे हैं। हुँ, हुँ। अ, अब है कि ऐसा भी कहा जाता है कि हमारा लाइफ़स्टाइल कुछ ऐसा हो गया है कि एक जो बीमारी हमें है, वो चाहे हम कुछ समय के लिए उससे ठीक महसूस करें, वो दोबारा फिर हो जाती है। क्या पैरालिसिस के केस में भी ऐसा है कि ये एक बार हो गया तो दोबारा फिर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बिल्कुल, या बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं? जी। बेसिकली पैरालिसिस को हमने क्या जाना? पैरालिसिस को हमने ये जाना कि ये ब्रेन की माल फंक्शनिंग है। ब्रेन से सिग्नल नहीं मिल पा रहे। सिग्नल्स किसने देने हैं? न्यूरॉन्स ने। जी, जी। न्यूरॉन्स में जब स्वेलिंग आ गई है, तब हमने एक बार तो हॉस्पिटलाइज़ जाके क्लॉट बन गया, हमने एक बार क्लॉट रिमूव करवा लिया। पर हमें क्या पता है कि वो क्लॉट दोबारा नहीं बनेगा। हुँ, अगर वो क्लॉट दोबारा बनता है, अगर हम अपनी जीवन शैली को नहीं सुधारते, हम वही खान-पान रखते हैं अपना, तो वो क्लॉट दोबारा बन सकता है। दोबारा पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। तो इससे अच्छा यही है, अगर आपको एक बार पैरालिसिस का अटैक आ गया है और आपका ठीक हो गया, क्लॉट रिमूव हो गया है, तो अपनी जीवन शैली को सुधारिए, अपना सादा खान-पान रखिए, ताकि दोबारा से आपको पैरालिसिस का अटैक ना आ पाए। यानी दोबारा हो सकता है बिल्कुल अगर हो आप। सकता हुँ, है। हुँ। अब जैसे आपने बीच-बीच में ज़िक्र किया कि आपका इतना तजुर्बा है और आपके पिताजी भी इसी प्रोफ़ेशन में इस तरह से जी। काम करते आ रहे हैं। तो आप क्या आपने कोई केस स्टडी हमें बता सकते हैं? और या तो अगर मैं दूसरे तरीके से पूछूँ तो किस ऐज में ज़्यादा ख़तरा रहता है, या कि हर ऐज में किसी भी ऐज में ये हो सकता है? अगर हम बात करें पैरालिसिस की, तो इसकी कोई प्रॉपर एज नहीं है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, आई गेस परसों का पेशेंट था हमारे पास, पेशेंट फ़ाज़िलका से चल के आया हमारे पास। फ़ाज़िलका से वो, उनकी उम्र थी 72। 72 ईयर्स से उन्हें पैरालिसिस का अटैक 5-7 साल पहले आया था। उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा के देखे, पर उन्हें कोई आराम नहीं आया। उसके बाद हर जगह से थक हारने के बावजूद उन्होंने हमारी कोई वीडियो देखी, उसके बाद वो हमारे पास आए। और 72 साल का पेशेंट कोई आम पेशेंट नहीं होता। उसकी विल हुँ, पावर उस टाइम बिल्कुल भी नहीं थी। उसे ये था कि मैं थक हार चुका हूँ, अब मैं ठीक नहीं हो सकता। जो है मेरे को ऐसे ही चलना पड़ेगा। बट जब वो हमारे पास आया, हमारे पास बैठा, 15-20 मिनट बाद हमने जब उसके पॉइंट्स दबाए, जो बेसिकली कुछ पॉइंट्स होते हैं, जो पॉइंट्स ट्रिगर करे, हमने उसके पॉइंट्स दबाए, तो उसके बाद जो उसकी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं थी, वो पेशेंट ने मूवमेंट भी करके दिखाई। इसके रिलेटेड हमारे पास वीडियोज़ भी बनी हुई हैं, तो वो भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। हुँ। ऐसे बहुत से पेशेंट हैं। थोड़े दिन पहले हमारे पास पेशेंट आए, वो लगभग 24 साल के थे। 24 साल से उनकी एक साइड पूरी पैरालाइज़ थी, एक अच्छा। साइड पूरी ही मूव नहीं कर पा रही थी, हुँ, हुँ, बट वो भी ठीक हो रहे हैं। हुँ, उनका मेरे को कल ही फ़ोन आया कि हाँ जी डॉक्टर साहब, हमारे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा है। आपकी मेडिसिन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। जो वीकनेस थी वो वीकनेस दूर हो रही है। मेरे को खुद को लग रहा है कि अब मेरा काम करने को मन करता है। अरे वाह! जब उनका काम करने को मन कर रहा है तो मतलब ब्रेन सिग्नल दे रहा है। हुँ, जब ब्रेन ने सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया तो धीरे-धीरे मूवमेंट भी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। हुँ। जी, तो डॉक्टर साहब अब लगभग इस प्रोग्राम में आप हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनके जीवन में इस तरह की, हम तो ये चाहेंगे कि घटना ना हो, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से कुछ ऐसे टिप्स या सजेशंस, ताकि वो जीवन भर स्वस्थ रह सकें, आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़? देखिए, हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले हमें अपनी दिनचर्या, अपनी ऋतुचर्या सुधारनी हुँ, होगी। हुँ, जब हमारी दिनचर्या बिल्कुल प्रॉपर रहेगी, हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अपनी दिनचर्या को फॉलो करेंगे, तो हमें कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं आएगी। और अगर मैं बात करूँ खान-पान की, तो अपना खान-पान जितना सिंपल, सीधा-सादा रखेंगे, उतना ही बेटर रहेगा। आजकल की हम लाइफ़ में देख रहे हैं कि हमने फ्रूट, सैलेड ये तो बिल्कुल कट ही कर दिए। बट द थिंग इज़, जो फाइबर, जो प्रोटीन, जो हमें सब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रूट से मिल रहे हैं, वो किसी और से नहीं मिल पा रहे। तो फाइबर एक इतना ज़रूरी कंपोनेंट है हमारे डाइट का। अगर हम फाइबर प्रॉपर ले रहे हैं, तो हमारी ब्लड सप्लाई प्रॉपर रहेगी, हमारी फंक्शनिंग प्रॉपर होगी,
सब कुछ प्रॉपर रहेगा। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखें तो हमें ऋतुचर्या और दिनचर्या को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो कोई भी समस्या आपको नहीं आन पाएगी। बहुत बढ़िया। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतने कम समय में इतनी अहम जानकारी हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपसे ये भी तवक्को करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे भी जब भी आपको समय लगे और हमें ज़रूरत पड़े, आप हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर, ज़रूर ज़रूर। आएँ और भी बहुत सारा जो अभी रह गया, वो अगली जी, जी, बार हम जी। ज़रूर शेयर करें। बिल्कुल आपका आज सर। के कार्यक्रम के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। जी, और मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि हम ऐसे अच्छे-अच्छे गेस्ट आपकी तरफ लेकर आते हैं, आपसे बात करवाते हैं, तो हम ये भी चाहते हैं कि आप इन प्रोग्राम्स को देखने के बाद क्या महसूस करते हैं या कोई सवाल आपके मन में है, तो वो आप ज़रूर हमारे साथ साझा करें। आज के इस प्रोग्राम को देखने के लिए और आगे भी जो प्रोग्राम्स आप देखते हैं और प्यार देते हैं, उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आप इसी तरह से जुड़े रहेंगे। इस प्रोग्राम को भी हमारे बाकी प्रोग्राम्स की तरह आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे और इसी के साथ-साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।